सभी साथियों को नव बुधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम संविधान की श्रृंखला में चौथा वॉल्यूम लेकर उपस्थित हैं और आज फिर हम भारत के संविधान द्वारा जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसी क्रम के अंदर नंबर 2, जिसे स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार कहा गया है, लेकर उपस्थित हैं। कल हमने समता के मौलिक अधिकार की चर्चा की थी और आज हम उसी क्रम में जो मौलिक अधिकार नंबर 2 हैं, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, जिसे भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वर्णित किया गया है और इसके अंदर किस प्रकार से हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और किस प्रकार से हमें आज़ादी प्रदान की गई संविधान के द्वारा, इसका हम वर्णन करेंगे। अनुच्छेद नंबर 19 सबसे पहले हमें देता है वाक स्वतंत्रता। वाक का तात्पर्य है बोलने की आज़ादी। विषय पर कुछ अधिकार दिए गए सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। नंबर 1 है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपके जैसे भी विचार हों उसे आप सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों के द्वारा, मंच के द्वारा, रेडियो के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। एक सभा बना करके सभा के द्वारा के बीच में प्रसारित कर सकते हैं, लिखित रूप में प्रसारित कर सकते हैं। इस बात की आपको पूर्ण आज़ादी संविधान देता है। लेकिन इसमें शर्त ये लगाई गई है कि किसी भी व्यक्ति या किसी संस्था के खिलाफ नकारात्मक और गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं किए जाए। किसी के सम्मान को कम करने वाले शब्दों का उपयोग नहीं किया जाए। इस प्रकार की सीमा इस पर लगी हुई है। कहने का तात्पर्य है अनियंत्रित कोई भी वाक स्वतंत्रता आपको नहीं है। आपके पास तथ्य सकारात्मक हों, सही हों, सटीक हों, जिसके आधार पर आप पर कोई प्रश्न न उठा सकें, इस प्रकार के विचार आप सार्वजनिक रूप से पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, न्यूज़ चैनल के द्वारा आप प्रसारित कर सकते हैं, सभाओं के अंदर प्रसारित कर सकते हैं। ये आज़ादी हमें संविधान के मौलिक अधिकार के द्वारा अनुच्छेद 19 के अंदर दी गई है। इसी के अंदर ख के अंदर कहा गया है कि शांतिपूर्वक और निरायुक्त सम्मेलन कर सकते हैं। शांतिपूर्वक हम कहीं भी सभा का आयोजन कर सकते हैं। शर्त यह है उसमें किसी प्रकार का हथियार का उपयोग नहीं किया जाए, किसी को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जाए जो कि अशांति उत्पन्न करता हो। तीसरा है इसमें संगम या संघ बनाने की। हम अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए, समाज के विकास के लिए, जाति के विकास के लिए कुछ संगठन का गठन कर सकते हैं, संगठन का निर्माण कर सकते हैं, उसके चुनाव करवा सकते हैं, कार्यकारिणी बना सकते हैं, उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इस बात की आज़ादी हमें वाक स्वतंत्रता के तहत दी गई है अनुच्छेद 19 में। घर में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण, कहने में भारत की सीमा के अंदर, पूरे देश के अंदर हम बिना किसी रुकावट के भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। संचरण का तात्पर्य यही है कि कहीं पर भी हम आ जा सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र किसी भाग में निवास कर सकते हैं, बस जाने का कोई लक्ष्य वहाँ होना चाहिए। लेकिन कुछ राज्यों को इसमें विशेष अधिकार दिया गया है, जैसे सिक्किम है, आपका उत्तराखंड है, जम्मू है, ऐसे 7 स्टेट ऐसे रखे गए हैं जिनके अंदर केवल वहीं के व्यक्ति, वहाँ का जो मूल निवासी, वही ज़मीन को खरीद सकता है और वहाँ निवास स्थान बना सकता है। उनको छोड़कर संपूर्ण देश में हम कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, सरकारी सेवाओं में रह सकते हैं। ऐसा और कोई प्रतिबंध नहीं है, जो कि वर्तमान समय में उत्तराखंड सरकार ने उसे हटा दिया है। अब बाहर के व्यक्ति भी वहाँ पर जा सकता है, निवास बना सकता है। जम्मू कश्मीर में इस नियम को हटा दिया गया है, शिथिलता दे दी गई है। तो ये, और छठा है इसी के अंदर कोई भी वृत्ति, उपाजीविका, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने का हमें पूर्ण अधिकार है। चाहे हम किसी भी वर्ण के हों, जाति के हो या धर्म के हों, हम किसी भी प्रकार का व्यवसाय को कर सकते हैं। आज़ादी से पहले हर व्यवसाय एक जाति के आधार पर निर्धारित किया गया था कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का वह व्यवसाय कर सकता था, दूसरा व्यवसाय वो नहीं कर सकता था। लेकिन भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 ने हमें आज़ादी दी है कि हम किसी भी प्रकार के अपनी योग्यता के अनुरूप उस व्यवसाय को अपना सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसी
अधिकार के तहत अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को कोई किसी के खिलाफ भी यदि कोई केस दर्ज करवा दिया जाता है थाने के अंदर, तो उसे कुछ संरक्षण दिए गए हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित हैं किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया गया है। उस समय जो कोई कानून बना है उसका जब तक अतिक्रमण उसने नहीं किया है तब तक उसे अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। दूसरा इसमें कहा गया है किसी भी अपराध के लिए एक व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है, 2 बार सजा नहीं सुनाई जा सकती है। तीसरा इसमें कहा है किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त के द्वारा किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी प्रकार से दबाव डाल करके पुलिस के द्वारा लॉकअप में या सामाजिक रूप से उसे अपने गुनाह को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। उसे इस तरह से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है कि वो जो अपराध उसने नहीं किया उसके लिए भी हाँ भर दे और स्वयं स्वीकृति प्रदान कर दे कि मैंने ये अपराध किया है। इस प्रकार का संरक्षण भारतीय संविधान हमें देता है। यदि पुलिस के द्वारा दबाव में व्यक्ति इस प्रकार का बयान भी देता है तो अदालत में जाकर उससे वो मुकर सकता है, बदल सकता है और अपना वक्तव्य रख सकता है कि मुझे डरा धमका कर इस प्रकार का बयान लिया गया है। ये हमारे को मौलिक अधिकार के अंदर कहा गया है, दिया गया है। इसी में अनुच्छेद 21 का वर्णन सबसे महत्वपूर्ण है। ये है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी की प्राण को लेने का अधिकार किसी भी कानून को नहीं जब तक कि उसने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जो कि संविधान का उल्लंघन करता हो। किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण दैहिक स्वतंत्रता की विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। विधि के अनुरूप पूरा उसे सुनने का अधिकार दिया जाएगा, उसको अपना मत रखने का अधिकार दिया जाएगा, चर्चा का अवसर दिया जाएगा। उसके बाद यदि उसका अपराध घोषित हो जाता है तो ही उसे अपने जीवन से वंचित किया जा सकता है, अर्थात उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास सुनाया जा सकता है, अन्यथा उसे केवल आरोपी बनाने मात्र से दंडित नहीं किया जा सकता है। इसी के अंदर 21 का अनुच्छेद 2009 जोड़ा गया है जिसे कहा गया शिक्षा का मौलिक अधिकार। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए ऐसा कानून बनाए गए हैं जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करें और उपबंध करें। जो सरकार नियम बनाएं उसके अनुरूप 6 से 14 साल के बच्चे को विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार को करना अनिवार्य है। यदि माँ बाप गरीब हैं, वो प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते हैं, तो सरकार की व्यवस्था है कि वो उनके लिए स्कूल शिक्षा की व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा जिसे कहते हैं, उसकी व्यवस्था निःशुल्क करवाएं, उपलब्ध कराएं। सरकार का एक कर्तव्य बना दिया गया है और प्रत्येक माता पिता के लिए नियम बना दिया गए हैं, उनके लिए अनिवार्य है कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय अवश्य भेजें। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। 22 ये कहता है कि किन किन परिस्थितियों में व्यक्ति को गिरफ्तारी से छूट दी गई। जैसे नंबर 1 है किसी भी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों को यथाशीघ्र उसे बताना होगा, अनिवार्य है कि उसे उसके अपराध के जो कानून लगाए गए, जो दंड दिया गया है, जिस नियम के तहत उस पर एफआईआर दर्ज की गई है उसकी जानकारी उसे तुरंत दी जाएगी कि किस नियम के तहत उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। वह या अपनी रुचि के किसी भी विधि व्यवसाय किसी भी वकील से वो परामर्श कर सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। वकील को बुला सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता है। पुलिस आपको ये दबाव नहीं बना सकती कि आप किसी से बात नहीं करेंगे, वकील से चर्चा नहीं करेंगे। ये हमारा मौलिक अधिकार है। यदि कोई अपराध में हम पर कोई मुकदमा होता है तो हम इस बात को जानने का अधिकार रखते हैं कि हमारे ऊपर कौन सी धाराएं और किस कारण से लगाई गई हैं और कौन व्यक्ति है जिसने हम पर मुकदमा किया है, और हम अपने वकील से सलाह लेकर के उसका समाधान निकाल सकते हैं। इसी में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा की आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट प्राधिकार के बिना
उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी भी अपराध में गिरफ्तार सरकार पुलिस के द्वारा कर लिया गया है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यात्रा के समय को छोड़कर, जहाँ से उसे गिरफ्तार किया है वहाँ से निकट में जो मजिस्ट्रेट बैठते हैं, वहाँ तक जाने की जो यात्रा का वास्तविक समय है 2 घंटे या 5 घंटे, उस समय को घटा करके 24 घंटे से ज़्यादा कोई भी पुलिस हिरासत में बिना मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के उसे नहीं रखेगी। निश्चित रूप से उन्हें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के अंदर के पास उसके आवास पर या अदालत में पेश करना अनिवार्य होगा, और मजिस्ट्रेट के कहने के आदेश के पश्चात ही पुलिस उसे 24 घंटे से ज़्यादा अपने लॉकअप पर रख सकती है, पूछताछ कर सकती है। इसका विधिवत रूप से उन्हें आदेश प्राप्त करना होगा। खंड 1 और 2 में की गई कोई सी ऐसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो कि तत्समय शत्रु अंतर्देशीय हो, निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाले किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया हो। मतलब ये जो शर्तें हैं लगाई गई हैं वो उस पर हैं, यदि कोई देश का अपराधी है, आतंकवादी हैं, देशद्रोही का केस यदि इसको लगा है, तो ये जो सुविधाएं दी गई हैं, जो अधिकार दिए गए हैं, इनसे उन्हें निरत रखा गया है। यह कानून उस पर लागू नहीं होता है और सरकार, पुलिस एक गोपनीय तरीके से उससे पूछताछ लंबे समय तक भी कर पाती है। निवारक निरोधक का उल्लंघन करने वाली कोई भी विधि व्यक्ति का 3 माह से अधिक अवधि तक के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे हैं, न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए अर्हित हैं। कहने का तात्पर्य, यदि किसी पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाता है और उस पर इंक्वायरी बेल्ट आयु लगा दिया जाता है, तो अन्वेषण का जो कार्यकाल है वो है 90 दिन, अधिकतम 3 माह। 3 माह के अंदर अदालत में पुलिस प्रशासन के द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ चालान पेश करके बताना स्पष्ट होगा कि किन धाराओं में इन पे चार्ज लगाए गए हैं। उसके बाद ही मजिस्ट्रेट तय करेगा कि वो जो चार्ज लगाए गए हैं वो जायज़ हैं या अजायज़, अनावश्यक हैं, कि किसी व्यक्ति को जानबूझ के परेशान करने के लिए वो धाराएं उस पर लगाई गई हैं। तो 30 दिन अर्थात 90 दिन से यदि ज़्यादा का समय पुलिस को चाहिए तो उससे पहले चालान यदि वो पेश करने में असमर्थ होती हैं तो अदालत में पेश करना होगा व्यक्ति को, और दोबारा से उसकी स्वीकृति लेनी होगी उसके अन्वेषण कार्यकाल को बढ़ाने के लिए। उसके तहत ही व्यक्ति के केस को रोका जा सकता है और उसकी अन्वेषण की जा सकती है, अनुसंधान किया जा सकता है। तो ये था हमारे स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंदर 19 से 22 तक जो धाराएं दी गई हैं, जिसके तहत हम अपने अधिकारों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसी के अंदर कुछ विशेषताएं रखी गई हैं, जैसे कि निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधि के अधीन दिए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तो आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक्ति शीघ्र उस व्यक्ति को यह सूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है। उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदना करने के लिए उसे शीघ्रातिशीघ्र अवसर दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है, यदि चालान पेश नहीं हो पाता है और उसके समय अवधि को बढ़ाया जाता है तो प्रार्थी को ये बताना होगा कि किन परिस्थितियों के कारण इसको बढ़ाया गया है और ये समय सीमा बढ़ाई गई है। और यदि वो व्यक्ति उसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है या उसको चैलेंज करना चाहता है तो अपने वकील के द्वारा अदालत में अपनी रिपोर्ट या अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है और अपना बचाव कर सकता है। तो ये आज हमने पढ़ा मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, जिसे अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित किया गया है। तो यदि आप भी सजग रहते हैं, जागरूक रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप और आपके आसपास यदि इस प्रकार कोई कृत्य होता है, अपराध होता है, तो उसमें व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमें संविधान पढ़ना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, समाज को समझाना चाहिए और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए, सजग करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो आज हमने ये 2 मौलिक अधिकार पूरे किए हैं और अगले वॉल्यूम के अंदर हम तीसरा मौलिक अधिकार, जो कि हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस पर चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।